हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि आफ्टर आईएएस अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू या आफ्टर सिविल सर्विसेज आप रेलवे ज्वाइन करते हैं तो रेलवे का जॉब आपको कैसा है और आपको किस किस फेज से उसमें गुजरना होता है। तो बात करेंगे इनिशियली रेलवे में जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एसएनटी जिसको बोलते हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम, और कुछ सिविल सर्विसेज के थ्रू होते हैं जिसमें कि हम लोग एलाइड सर्विसेज से आते हैं और जिसको आरपीएफ एक होता है और आपका आईआरपीएस पर्सनल सर्विस और आईआरएएस जो अकाउंट सर्विस है, और इसके अलावा जो आपका स्टोर का सिलेक्शन होता है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू ही होता है। तो बेसिकली जो ट्रेनिंग होती है वो जो सिविल सर्विसेज के थ्रू आते हैं उनका ट्रेनिंग पहले मसूरी में स्टार्ट होता है, उसके बाद वो बड़ौदा में आते हैं, जो बड़ौदा में नेशनल अकादमी ऑफ इंडियन रेलवे है NAIR, और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू आते हैं वो अपने जोनल ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करते हैं और उसके बाद फिर वो बड़ौदा में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो बड़ौदा में एक ट्रेनिंग होती है करीब 4 महीने की इनिशियल फाउंडेशन कोर्स। उसके बाद फिर जो लोग बड़ौदा के बाद अपने अपने इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इंस्टीट्यूट नासिक में है, सिविल इंजीनियरिंग वालों का पूना में है, मैकेनिकल वालों का जमालपुर में है, और एसएनटी वालों का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हैदराबाद में है, सिकंदराबाद में है। और बाकी जो सिविल सर्विसेज के थ्रू आते हैं उनमें आरपीएफ वालों का ट्रेनिंग लखनऊ में होता है, अकाउंट्स वालों का सिकंदराबाद में होता है, और इसके अलावा जो ट्रैफिक वालों का है उनका ट्रेनिंग सेंटर भी लखनऊ में है। स्टोर सर्विसेज वालों का बेसिकली बड़ौदा में ही रहता है, उनका जो मेन सेंटर है। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो करीब 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, और 1.5 साल की इस ट्रेनिंग में फ़ेज़ 1 होता है, फ़ेज़ 2 होता है, बीच में इंडक्शन ट्रेनिंग फिर से बड़ौदा में होती है। जो फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 है वो आपके इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में आते हैं, तो आपका जो ट्रेनिंग सेंटर सेंट्रलाइज जो मैंने बताया उनमें होगी वो ट्रेनिंग। उसके बाद फील्ड ट्रेनिंग होती है। फील्ड ट्रेनिंग में आपको एक वीक के लिए बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट में भेजा जाता है ऑल ओवर इंडिया। आपको सारे जो रेलवे के बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट हैं जैसे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, या RCF कपूरथला है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में जो है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी में, या आपका लखनऊ में जो रिसर्च RDSO है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका व्हील एंड एक्सल प्लांट है बेंगलोर में, ICF है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, मेट्रो कलकत्ता है, और उसके अलावा आप भुसावल में हैं, वर्कशॉप्स हैं बॉम्बे में, और काफ़ी सारा जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का कनेक्टेड है। और बाकी आपका जो फील्ड से रिलेटेड जो भी मैटर है उसकी फील्ड ट्रेनिंग होती है। तो आपका 16 जैसे 16 वीक्स की ट्रेनिंग है तो एक हफ्ते आपको डिफरेंट प्लेसेस पे जाना पड़ेगा। तो उस ट्रेनिंग में आप काफ़ी कुछ इंडिया पूरा अपना घूम लेते हैं, और उसके बाद जो है आपकी पोस्टिंग होती है। तो इनिशियल पोस्टिंग जो है वो 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आपकी असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, या सिविल से हैं तो असिस्टेंट इंजीनियर, मैकेनिकल से तो असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, और लाइक दैट अगर आप अकाउंट्स हैं तो असिस्टेंट लेवल ऑफिसर, जो उसको जूनियर स्किल ऑफिसर कहते हैं, वहाँ पर होती है। करीब 2 से 2.5 साल वहाँ पर नौकरी कर सर्विस करने के बाद आपको सीनियर स्केल मिल जाता है। तो आप अगर जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग साइड से तो आप डिविजनल इंजीनियर बन जाते हैं, और अगर आप अकाउंट्स में हैं तो डिविजनल फाइनेंस मैनेजर बन जाते हैं, और इस तरह की आपकी पोस्टिंग्स होती हैं। उसके बाद आप करीब 2 या 3 साल के बाद आपका फिर अगला जो है आपको एडॉक प्रमोशन मिल जाता है J ग्रेड में, वो कहलाता है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जिसको JAG बोलते हैं रेलवे में। तो वो प्रमोशन आपको मिल जाता है, और उसमें आपका जो है कन्फर्मेशन करीब आपके बैच से 9th ईयर या 10th ईयर में आपका जो है बोर्ड से कंफर्म प्रमोशन आ जाता है। तो JAG आपको 9 से 10 आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट बैच अगर आपका जैसे मान लीजिए है उससे 9वें या 10वें ईयर में आपको वो प्रमोशन मिल जाता है, और उसी में फिर आपकी पोस्टिंग जो है वो सीनियर डिविजनल इंजीनियर या सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर या सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, उस तरह की पोस्टिंग्स आपकी हो जाती है जिस भी विंग से है। मैकेनिकल से है तो सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर होगा। अब बात आती है कि उसके बाद फिर आपको एक 14वें साल में, जैसे मान लीजिए कि आपका बैच 2000 है तो आपको 2014 में 1/1/14 से आपको सिलेक्शन ग्रेड मिल जाता है। कोई भी बैच है उससे 14वें साल में आपको सिलेक्शन ग्रेड मिल जाता है। तो सिलेक्शन ग्रेड में आपका काफ़ी जंप हो जाता है, और आप जो है उसके बाद करीब 19 साल की सर्विस के बाद आपको SAG मिल जाता है, जिसको
19 साल या 18 साल की नौकरी में भी मिल जाता है, जिसको कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड कहते हैं। तो उसमें आपका प्रमोशन जो है ADRM या आपका, अगर आप जोनल हेडक्वार्टर में हैं तो चीफ़ इंजीनियर में होता है, अगर आप अकाउंट साइड से हैं तो FNCO बनेंगे। तो उस तरह से आपका होता है। अगर आप पर्सनल में हैं तो CPO बनेंगे, और आप अगर इंजीनियरिंग साइड में हैं तो अगर सिग्नल एंड टेलीकॉम में है तो आप चीफ़ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर बन जाते हैं। तो वो आपका जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड की पोस्ट होती है, ज़्यादातर हेडक्वार्टर में होती हैं। अगर आप रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में हैं तो आप चीफ़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन जाते हैं, तो वो प्रमोशन होता है। आफ्टर करीब 25 ईयर्स ऑफ सर्विस वो आपका हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में HAG जिसको बोलते हैं, वो प्रमोशन होता है। SAG में ही DRM की पोस्ट होती है, और HAG में आप प्रिंसिपल, किसी भी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल हेड हो जाते हो, PHOD जिसे बोलते हैं, प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और उसके बाद फिर आप GM और मेंबर, अगर आपकी सर्विस बचती है तो आप जनरल मैनेजर, और फिर उसके बाद बोर्ड में जो 3-4 मेंबर्स हैं, और चेयरमैन रेलवे बोर्ड लास्ट पोस्ट है। तो ये बेसिकली जो रेलवे का स्ट्रक्चर है प्रमोशंस का आफ्टर ग्रुप A सिलेक्शंस वो है। और हर 4-5 साल में आपका एक प्रमोशन नॉर्मली आ जाता है, 5-6 साल में। तो PAR जो आपकी होती है, CR बहुत इम्पॉर्टेंट होती है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ 3 लेवल का वर्किंग है, रेलवे बोर्ड है, उसके बाद आपका जोनल हेडक्वार्टर है, उसके बाद डिवीज़न है। डिवीज़न में है आप तो स्टार्टिंग में आपको काफ़ी मेहनत तो करनी होती है। रेलवे में जॉब जो है काफ़ी मेहनत है, और चूँकि ट्रेन 24 आवर्स चलती है तो आपको 24 आवर्स एक्टिव रहना होता है, अलर्ट रहना होता है, और काफ़ी जो है उसमें डिवोट भी करना पड़ता है, और थोड़ा मेहनत वाला जॉब है। तो अगर आप मेहनत करने से घबराते नहीं हैं तो दैन रेलवे आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद कुछ रेलवे में जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो रेलवे में आपको फैसिलिटीज़ काफ़ी मिलती हैं। आप ज्वाइन करते हैं, आपको स्टार्टिंग लेवल से ही आपको चैम्बर मिल जाएगा। अगर आप फील्ड में हैं तो आपको गाड़ी भी मिल जाएगी आपको एक मूवमेंट के लिए। बंगला घर मिल जाता है। कॉलोनी रेलवे की बहुत अच्छी हैं, बंगले भी बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं है बट अच्छे हैं। और उसके बाद आपका अगर आप J ग्रेड में आ जाते हैं तो उसके बाद से आपको बंगला भी मिलने लगता है। एक बहुत अच्छी फैसिलिटी जो रेलवे में मैंने देखी है, रेलवे के क्लब्स बहुत अच्छे हैं। आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं प्रेफरली, मतलब मेरे लिए ये बहुत अच्छा है कि मैं चूँकि क्लब लगभग डेली जाता हूँ, तो क्लब में मुझे खेलने के लिए काफ़ी फैसिलिटी जो मिलती हैं उसका मैं काफ़ी फ़ायदा उठाता हूँ। जैसे स्विमिंग मैंने रेलवे में सीखी, उसका टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स और लॉन टेनिस, बैडमिंटन, काफ़ी सारे गेम्स, जिम्नेशियम बहुत अच्छा रहता है, और काफ़ी सारे गेम्स मैंने यहाँ सीखे। उसके बाद जो एक मुझे और अच्छी लगती है, क्लब के फंक्शंस होते रहते हैं, समय समय पर पार्टीज होती रहती हैं, और हर ओकेशन पे कोई ना कोई आपको इस तरह का गेट टुगेदर रेलवे में प्लान होता रहता है। उसके बाद आपके बच्चों के लिए भी ये अच्छा है कि वो काफ़ी कुछ इसमें सीख सकते हैं स्पोर्ट्स में। इसके बाद आपका जो एक और फैसिलिटी रेलवे में है वो ये है कि आपको इसमें रेस्ट हाउसेस बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी जगहों पे आपके हॉलीडे होम्स बने हुए हैं। तो ये एक मुझे एक एडवांटेज लगता है, क्योंकि मेरे को ट्रैवलिंग का शौक़ है। तो जो रेलवे के रेस्ट हाउसेस हैं वो काफ़ी अच्छी लोकेशंस पे जो है काफ़ी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए हैं, तो बहुत अच्छे हैं। और उनमें रुकने में आपको जो है एक अलग ही आनंद होता है जब आप जाते हैं। और काफ़ी कुछ वेरी वेल जो है वहाँ पे खाने वाने का, कैटरिंग वगैरह का अरेंजमेंट भी होता है। और जो लोकेशन वाइज जो बहुत अच्छी जगह पे होते हैं, और वहाँ से व्यू जो है आपका, हिल स्टेशंस है या आपका बीचेस हैं तो बीच के किनारे है, हिल स्टेशन है तो वहाँ से ऐसी मतलब हाइट पे होंगे जहाँ की आपको व्यू बहुत अच्छा मिलेगा, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर होते हैं, मतलब आपका बहुत ज़्यादा उसका कॉस्ट पे नहीं करना होता है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है आपको घूमने के लिए। प्लस आपको पासेस जो मिलते हैं, पासेस का मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑफिसर्स हैं उनको 6 सेट पास मिलता है, एयर कंडीशन, आप उसमें AC में ट्रैवल कर सकते हैं। 6 सेट का मतलब होता है कि आप 12 जर्नी कर सकते हैं रिटर्न, मतलब 1 वे 6 एंड फिर रिटर्न 6, टोटल 6 सेट मतलब 12 जर्नी। तो वो आप कर सकते हैं 1 साल के अंदर। तो काफ़ी होता है, इतना ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, और वैसे भी आजकल फ़्लाइट प्रेफर करने लगे हैं बिकॉज टाइम बहुत लगता है रेल में। लेकिन ये फ्री पास हैं और इसमें आप ट्रैवल कर सकते हो।
ड्यूटी पे आप जाते हैं उसके लिए अलग पास मिलता है, उस पर आप ड्यूटी पास पे जा सकते हो। आप हायर रैंक पे आ जाते हो फिर आपको सैलून मिलना शुरू हो जाता है। सैलून एक अटैचमेंट होता है जिसमें आप सारी फैसिलिटी होती है, तो उस पर भी ट्रैवल कर सकते हो। तो रेलवे जनरली जो है वो टॉप पे आता है और टॉपर्स ही भरते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है। और बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटीज़ एंड प्रमोशनल प्रॉस्पेक्ट्स इन कंपेरिजन टू अदर डिपार्टमेंट्स, यहाँ थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए लोग रेलवे प्रेफर करते हैं। हाँ, थोड़ा हार्ड वर्क है लेकिन उसके साथ साथ कुछ फैसिलिटीज़ भी हैं। तो होप जो है मैं इस वीडियो में आपको ये सब के बारे में ब्रीफ में बता पाया। बाकी जो डिटेल्स हैं आगे भी मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। आप बस यूँ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।